हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वारुप सर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग का एग्ज़ाम जो है अच्छा से ही परीक्षा का तैयारी अच्छे से ही चल रहा है और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग फिर एक नए वीडियो में आपके साथ इस बार फुल लेंथ टेस्ट के साथ आपके सामने है। ये जो टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको बढ़ाते हुए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज का वीडियो का हम लोग डिस्कशन करने और वीडियो नंबर ये 8 होगा। तो दोस्तों कैसा चला आप लोगों का तैयारी, आप लोग ज़रूर बताएं। आप लोग जो है किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर होकर तैयारी कीजिए और उसके बाद अपना जो है ना टेस्ट सीरीज़ को लगाते रहिए। टेस्ट सीरीज़ जो है ना आपके एग्ज़ाम को यानी कि आपके तैयारी को बहुत बड़ा योगदान देता है। यानी आप जो तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। 25 से 30 मिनट का फुल लेंथ टेस्ट होता है, इसलिए आपको इसको एक बार अगर आते हैं वीडियो में तो ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पहले अंतिम तक देख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता हो तो तभी आप चैनल को जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम करने के लिए नहीं बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन सिर्फ हम ही ना बनाएं, आप खुद बनाएं और आप देखेंगे आपको कितना नंबर आता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। देखिए जब स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में प्रारंभ हुए थे, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो क्या हुआ था कि कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज का स्थापना किया गया था। तो उस किसकी अध्यक्षता में, तो अरविंद घोष की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। आगे बात है कि बंगाल में पिपली नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बंगाल का एक स्थान है जिसका नाम पिपली है, वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो वहाँ पर जो है ना पहली डच फैक्ट्री खोली गई थी, याद रखिएगा। बंगाल के पिपली नामक स्थान पे पहली डच फैक्ट्री खोली गई थी। और एक क्वेश्चन बीपीएससी का पूरा इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, कितना बार पूछ चुका है कि बिहार में जो है पहली बार डच कंपनी कब आया था। याद रखिएगा 1632 ईस्वी में बिहार में पहली बार डच कंपनी आया था। ये देखिए, ये हम बिहार के बारे में आपको बताया, आ गया तो बता दिए कि बिहार में अगर पूछेगा कि 1632 ईस्वी में कौन सा कंपनी आया था तो भी डच मारना है। उसके बाद 1600 डच कब आया था तो 1632 ईस्वी में, याद रखिएगा, बिहार में और पटना में, याद रखिएगा। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन कि कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्टी के तौर पर कब मान्यता दी। देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ही हो गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ही नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां मिल के कर दिए थे। कहाँ पर, आपका ढाका में, याद रखिएगा, जो कि बांग्लादेश के भी राजधानी है। और उसके बाद उसको मान्यता कब दे दिया था, कांग्रेस कब उसका मान्यता दिया था। तो कांग्रेस उसको मान्यता दिया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा, जहाँ पर नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों का क्या हुआ था, वहाँ पर जो है तीनों का समझौता हुआ था। तो उसी में जो है कांग्रेस पहली बार स्वीकार कर लिया था मुस्लिम लीग को कि ये एक अलग पार्टी है। आगे है कि कानपुर की घेराबंदी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए कानपुर की घेराबंदी कब हुआ था, तो कानपुर की घेराबंदी जो आपका 1857 के विद्रोह में हुआ था, याद रखिएगा। और 1857 के विद्रोह में कानपुर की घेराबंदी होता है और वहाँ पर उसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था, कानपुर से नाना साहेब कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक संगठन किस देश से गठित किया, किस देश में गठित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन नामक जो है संगठन किस देश ने गठित किया था, तो किस देश में हुआ था, आपका जर्मनी में, याद रखिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी में। जर्मनी में ही जब हिटलर से जब मिलने गए थे सुभाष चंद्र बोस, तो वहीं पर से हिटलर ही ने उसको उपाधि दिया था नेताजी का, याद रखिएगा। और आज़ाद हिंद सरकार के बारे में अगर बोले कि आज़ाद हिंद फौज जो था, आज़ाद हिंद सरकार, उसका गठन आपका कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में। उसका भी गठन कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस के थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आलिया विश्वविद्यालय मुस्लिम विश्वविद्यालय में से एक है। ये विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, आलिया विश्वविद्यालय आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे है कि अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ। देखिए अटक से कटक जो है ये कथन जो है आपका मराठा साम्राज्य से था। उसी में पेशवाओं ने जो है यानी कि उसका जो छत्रपति था, छत्रपति ने ही कहा था कि ये अटक से लेके कटक तक मराठा का क्या होगा, साम्राज्य का जो है विस्तार रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, मराठा साम्राज्य से संबंधित है, अटक से कटक। लेकिन अटक में जाकर बेचारा जो है मुश्किल से कटक गए थे, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। कौन सा ऐसा गलत कथन है जो है कि गलत है। ऑप्शंस आपका सामने है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए तो आपका ऑप्शन डी गलत है। कहता है कि अंग्रेजों में बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया गया था। देखिए अंग्रेज उसको दहेज में मिल गया था, याद रखिएगा। पुर्तगालियों का उस पर कब्जा था और उसका शादी दोनों के हो गया, तो वहाँ पर अंग्रेज को जो है, अंग्रेजों को जो है पुर्तगाल दहेज में दे दिया था आपका क्या, बम्बई को। याद रखिएगा, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी हम लोग को खोजना था कौन सा गलत है। फ्रांस से नहीं लिया था, उसको पुर्तगाल से मिला था, वो भी दहेज में।
आगे है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, यानी भारत राष्ट्र के कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछे या ब्रिटिश अध्यक्ष बोले, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज ह्यूल। और ए.ओ. ह्यूम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, तो ए.ओ. ह्यूम जो है वो कौन था, तो ए.ओ. ह्यूम जो ही थे जो कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना यानी कि स्थापना किए थे, यानी उन्होंने उसी के दिमाग का उपज था ये भारत राष्ट्र कांग्रेस बनाना। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम को ही शिमला का संत यानी हरमंत ऑफ शिमला भी कहा जाता है। एवं कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे, याद रखिएगा। आगे है माउंट बेटन योजना, सीआर फार्मूला और वेवेल योजना कैबिनेट मिशन में सबसे पहले कौन सी घटना घटी। देखिए इस सभी घटनाओं में सबसे पहली घटना जो है आपका क्या हो जाएगा, सीआर फार्मूला हो जाएगा, जो कि 1944 ईस्वी में ही लागू आया था। तो सीआर फार्मूला आया, उसके बाद वेवेल योजना 1945 में आता है, फिर आपका कैबिनेट मिशन जो 1946 में आता है, और माउंट बेटन प्लान जो 1947 में आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करें सभी लड़कों के साथ, जो भी मतलब एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है जो भी, तो उसके लिए क्या हो हेल्पफुल हो सके, और हमको भी इससे क्या होगा एक तरह का मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में आके बताते ही नहीं, फीडबैक देते ही नहीं कि आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है। तो एक बार ज़रूर फीडबैक दें, बताएं क्या इंप्रूवमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करें, आपका तो इतना बनता है भाई। चलिए आगे देखते हैं। खैर आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से। आगे है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। इनमें से भी आपको फिर से बताया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। इसमें दिया है कि मेगास्थनीज ने मौर्य काल में व्यापक दास्ता का वर्णन किया था, ये बात गलत है। बाकी राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, ये भी सही है। देखिए हम लोग को गलत चुनना था, याद रखिएगा। ऐसा सही बोले न सोचिएगा वही तो सही है। तो गलत के अकॉर्डिंग जो भी आपका आंसर मेगास्थनीज ने मौर्य काल में व्यापक दास्ता के वर्णन किया था, ये गलत है, ये नहीं है। और मेगास्थनीज जो भी किसके दरबार में था, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, याद रखिएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहा था, ये भी सही है। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर चोल राजाओं द्वारा बनाया गया है, ये भी क्या आपका ऑप्शन डी भी सही था, लेकिन हम लोग को चुनना था कौन, गलत है, तो उसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। लिसन उल सिद्दीक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो 12 का आंसर है आपका ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास ये याद रखिएगा आज़ाद भारत का, देखिए आज़ाद भारत का पहला जो है ना आपका शिक्षा मंत्री कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, याद रखिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से एक चीज़ और है कि पूछेगा कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे, और सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष रहे थे। आगे दोस्तों कि जापान में पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया, 13 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1941 को। आगे है कश्मीर मुद्दे पर नई दिल्ली में पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। कश्मीर मुद्दे पर पहला गोलमेज सम्मेलन आपका कब आयोजित किया गया था कश्मीर में, इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी 2006 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 1909 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी खुद किए थे, याद रखिएगा। आगे है मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। मोपला विद्रोह आपका कहाँ से संबंधित है, केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है आपका, केरल से। 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर का है कि 28 दिसंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे था। देखिए 28 दिसंबर 1931 को एक शारदा एक्ट पारित होता है, और शारदा एक्ट किससे संबंधित था, तो ये बाल विवाह से संबंधित है, याद रखिए क्वेश्चन पूछता है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। 1828 या 29 होगा, देख लेना थोड़ा। विधवा पुनर्विवाह का जो है इसका ये भी कौन हटाया था, ये भी आपका 18 यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से हुआ था, याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था, यानी पहली बार आमरण अनशन कर दिया था, भूख हड़ताल पे बैठ गया था। तो 18 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी अहमदाबाद मिल हड़ताल। याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन में आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल का यूज किया था, प्रयोग किया था, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अहमदाबाद मिल हड़ताल मजदूरों से संबंधित था, और गांधी जी के जीवन का मैंने पहला सत्याग्रह जो कि भारत में था, तो आपका कौन हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। आगे है म्यूनसिपल व जिला बोर्ड
प्रांत परिषद और इम्पीरियल विधान पालिका में मुस्लिम के लिए किस अधिनियम के तहत सीटें आरक्षित की गई है? तो 19 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। चलिए 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है एक बार जरूर आप फीडबैक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हम वीडियो में भी हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। अविभाजित भारत के लिए चुनी गई कैबिनेट असेंबली का पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 20 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी 9 जून 1946 का। याद रखिएगा कि पहली पूछेगा कि कैबिनेट असेंबली का यानी कैबिनेट मिशन का पहला बैठक कब हुआ था? 9 जून 1946 को याद रखिएगा। अविभाजित भारत, तो भारत बटा नहीं था दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल लिंक पे यानी कि टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाता है, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। अगर आप लोग अभी तक वहाँ नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइए। वहाँ पे हम करंट से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट सब भी डालते रहते हैं टेलीग्राम पे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुनिए। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि गलत है? ऑप्शन है आपके सामने। सुखना झील चंडीगढ़, ये सही है भैया। वंडूर बीच अंडमान एवं निकोबार, ये भी सही है। बंगाराम बीच लक्षद्वीप, ये भी आपका सही है। आगे है देवका बीच गोवा, ये आपका क्या है? गलत है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को गलत जोड़ा चुनना था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु को सबसे पहले विशिष्ट भौगोलिक पहचान अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर कराया गया था? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दार्जिलिंग चाय को। यानी कि सबसे पहले, देखिए इस क्वेश्चन को अगर अच्छा से समझना चाहते हैं आसान भाषा में, तो पूछेगा कि सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो यही दार्जिलिंग चाय पत्ती को मिला था। चलिए ये भौगोलिक पहचान अधिनियम को ही हम लोग शॉर्टकट में जीआई टैग कहते हैं। भारत के सबसे बड़े बंदरगाह नाहवा सेवा, नाहवा सेवा का दूसरा नाम क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका नाम क्या है? नाहवा सेवा। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। और उसका दूसरा नाम क्या है? तो जो उसका दूसरा नाम आपका क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, याद रखिएगा। इसको ही हम लोग नाहवा सेवा के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का कौन कौन सा वस्तु को, जैसे मधुबनी चित्रकला पेंटिंग है, जर्दालू आम है, मगही पान है और मिथिला मखाना है, इन सभी को बिहार में क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा बिहार के लिए। ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे है। विश्व के 25% सर्वाधिक थोरियम का भंडार किस देश में है? यानी कि विश्व में सब 25% जहाँ पर थोरियम का भंडार है वो भी विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन से देश में है? तो अपना भारत है, याद रखिएगा अपना भारत में है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है, अधूरा है? रामकृष्ण मिशन के बीच आंध्र प्रदेश, ये सही है। चांदीपुर बीच उड़ीसा, गोल्डन बीच तमिलनाडु, सही है। मरारी बीच गोवा, ये आपका क्या है? गलत है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, गलत जोड़े को पहचानना था। फिर एक गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? गारो खासी पर्वत श्रृंखला जो किसकी श्रृंखला है? तो ये आपका हिमालय के ही श्रृंखला है। और गारो खासी पर्वत आपका कहाँ पर है भैया? मेघालय में है, इसको याद रखिएगा। चलिए 727 नंबर की ओर यानी 27 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो पता है कैसा लग रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन आगे है। बकिंघम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? बकिंघम नहर जो है आपका भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ये क्वेश्चन फेमस है, इसको वीवीआई लगाइए भैया जल्दी से। ये पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपका किस स्थान पे मिलता है? तो याद रखिएगा कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन जो है आपका कहाँ पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। आगे है। पोंगोंग झील किस राज्य में स्थित है? देखिए पोंगोंग झील जो आपका पोंगोंग बोले थे हम। पांगोंग झील आपका कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे है। नोंग खैलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नोंग खैलम जो है वन्यजीव अभ्यारण्य आपका किस राज्य में है? मेघालय में है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है? यानी पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है, तो इसका आंसर आपका 31 का ऑप्शन डी न्यू मंगलोर बंदरगाह, ये पूर्व का मुख्य बंदरगाह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है क्वेश्चन जरूर बता रहे हो। ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ऐसा वैसा सेट ये है नहीं। द ऑफिसर एकेडमी की तरफ से जो जारी हुआ सेट है ये वही सेट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है? अच्छा, भारत का सबसे नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन है आपका? महात्मा गांधी सेतु है, याद रखिएगा।
भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला किस राज्य में स्थित है? तो 33 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है गुजरात। और महात्मा गांधी सेतु भी याद रखिएगा, पटना बिहार में है, अपना बिहारे में है। और निम्नलिखित में आगे है, पहला एकीकृत बागवानी जिला किसको मिला है? भारत का पहला एकीकृत बागवानी जिला किस राज्य में स्थित है? तो आपका गुजरात में है। चलिए 34 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है, यानी कौन ऐसा नदी है जो कि पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पल्लार नदी। ये जो है पश्चिमी घाट की नदी नहीं है। बाकी गोदावरी, कृष्णा और सतलुज नदी ये जो आपका कहाँ है, मतलब ये जो आपका है पल्लार नदी, सॉरी सतलुज नदी, सब पश्चिमी घाट की नदी है। चलिए 35 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 35 का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से उत्पन्न होकर गुजरात में विलुप्त हो जाती है? ये बहुत ही छुटकू नदी है, लूनी नदी जिसको हम लोग जानते हैं। और याद रखिएगा कि पूछेगा एक ही राज्य में निकल के एक ही राज्य में निपट जाना, ये कौन सा नदी का पहचान है? लूनी नदी है। लूनी नदी सबसे छोटी नदी है। चलिए आगे है कि उत्तर प्रदेश के सीमा कितने राज्यों से लगती है? देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा जो है आपका कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा। आगे है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। और बताइए कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोग तो कंजूसी करते हैं कमेंट करने में। चलिए आंसर तो नहीं तो बाना कमेंट कीजिएगा। आगे है, भारत में किस राज्य में द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? सबसे ज़्यादा रबड़ कौन से राज्य में उत्पन्न होता है? याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है ना एक बार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है और मसालों का राज्य भी केरल को ही कहा जाता है। आगे है, चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? तो चांदीपुर जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो 39 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में स्थित है चांदीपुर। आगे है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति 40 नंबर था ना, चांदीपुर जो है ना आपका गड़बड़ हो गया भाई। चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर आपका उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। आगे है 41 नंबर कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो इसका कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। चलिए देखिए, बीपीएससी तो ये नहीं पूछेगा आपसे क्या पता है कि महाभियोग शुरू करने के लिए कितना वोट का मतलब कितना मत चाहिए जो किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू होता है? तो याद रखिएगा कि 2/3 वोट चाहिए। और किसका? उपस्थित लोगों का नहीं, कुल सदनों में जो सदस्य यानी जितना भी सदन यानी जिस सदन में बैठा हुआ उस सदन में जितना भी लोग निर्वाचित होते हैं उस सदस्य का 2/3 अगर वोट पारित हो जाता है नहीं भाई महाभियोग लगना चाहिए तो तब ये लगेगा। लेकिन अगर यही पूछेगा और सब चीज़ के लिए जो यानी सदन पे जैसे हम लोग को किसी चीज़ में संशोधन करना है इसके लिए, तो उसमें होता है कि उपस्थित लोगों का 2/3 भाग। इसमें है क्या कि कुल सदस्यों का, याद रखिएगा कि राष्ट्रपति महाभियोग जो है कुल सदस्यों का 2/3 हिस्सा का अगर आदमी वोट करता है तब ये महाभियोग पारित होगा। और सब चीज़ के लिए जो है 2/3 जो होता है वो उपस्थित लोगों का ही हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राज्यसभा में अभी कुल कितना सीट है और लोकसभा में कुल कितना सीट है, याद रखिएगा। इसको अच्छे से आप लोग बताइएगा। और एक क्वेश्चन और आपके लिए कि राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त बैठक का अधिवेशन जो होता है, संयुक्त बैठक जो होता है उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? चलिए आगे है 11 नंबर का, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय ग्राम पंचायत के विषय वस्तु में समाहित नहीं है? कौन सा विषय है जो कि ग्राम पंचायत के विषय में समाहित नहीं है? तो अग्निशमन सेवाएं ये ग्राम विषय पंचायत का विषय नहीं है। बाकी मत्स्य उद्योग, खादी और पुस्तकालय ये सभी जो आपका ग्राम पंचायत से। और ग्राम पंचायत में कुल कितना विषय है आप लोग को ये भी कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि ग्राम पंचायत में कुल कितना विषय है, कितना विषय? तो याद 29 विषय, याद रखिएगा ग्राम पंचायत में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है? यानी कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि भारत के नागरिक को भी मिलता है और विदेशी यात्री भी अगर यहाँ पर विदेश आए हैं घूमने के लिए तो उसको भी मिलता है? तो ये आपका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये दोनों को प्राप्त है, भारतीयों को और विदेशियों दोनों को। आगे है
किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को लेकर प्रावधान किया गया? अच्छा, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के संशोधन को लेकर, यानी कि कितना, एक मंत्रिपरिषद में कितना मंत्री कुल हो सकता है, इसका प्रावधान कौन से संशोधन से किया गया था? तो याद रखिएगा 91वें संविधान संशोधन में ये किया गया था कि मंत्रियों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाएगा और कितना रहेगा। आगे है 45 नंबर का आंसर आपका, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर आपका याद रखिएगा प्राक्कलन समिति, और सबसे बड़ा समिति भी इसी को कहते हैं हम लोग। आगे है निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? यानी कौन इसमें चारों भाषा में से कौन है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं? तो कोंकणी को नहीं है, बाकी कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा को है। कोंकणी भाषा को जो है राष्ट्र दर्जा प्राप्त नहीं है। चलिए 47 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 47 का है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इस बार भी गलत ही खोजना है। तो 47 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, संविधान का संशोधन भाग क्या दे दिया है आपका 22, ये गलत है। ये इसका आंसर होगा भाग 20। संविधान का संशोधन कहाँ से, और संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। और संविधान के कौन से भाग में इसकी चर्चा है? तो संविधान के 20वें भाग में। यहाँ दे दिया था 12, इसलिए गलत है, बाकी उधर सब चीज़ सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों तथा संघ के क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? 48 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, चतुर्थ अनुसूची में, याद रखिएगा। अंतर्गत राज्यों का संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है चतुर्थ अनुसूची, यानी 4वां अनुसूची में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को टेराकोटा का हल, यानी वहाँ से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? तो 49 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी, बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था। एक बनवाली का क्या है आपका, हड़प्पा का एक स्थल है। चलिए आगे है, आर्यों की जनसभा को क्या कहा जाता था? तो आर्यों के जनसभा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, विदथ। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? संगम साहित्य जो हुआ था संगम काल में, तो उसमें कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है, चोलों से है। चोल शासक था, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में बहुत ही प्रतापी शासक था वो लोग। आगे है, गुप्त काल में अपरहत भूमि किससे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? गुप्त काल में अपरहत भूमि किसे कहा जाता था? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, जंगली भूमि को गुप्त काल में अपरहत भूमि कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर का, सल्तनत काल का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि के वास्तविक उत्पादन पर राजस्व निर्धारित किया था? सल्तनत काल का, यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में बोला, तो उस समय कौन था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी था, याद रखिएगा। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी लाया था ये। आगे है, अलाई दरबार भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद अनवरे सादात निम्न नाम से किसने किया? पंचतंत्र का जो है फारसी में अनुवाद हुआ था और उसका नाम था अनवरे सादात। तो उसका यानी कि अनुवादन कौन किया था? उसका अनुवाद तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अबू फजल ने किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान, शिवाजी के टोटल 8 मंत्री थे, उसका अष्टप्रधान कहते थे। मंत्रिपरिषद में वाक्यान्वीस किस कार्य से जुड़ा हुआ था? यानी कि शिवाजी का जो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद था उसमें तो एक था वाक्यान्वीस, वो कौन सी चीज़ विभाग से जुड़ा हुआ था? तो 55 का आंसर आपका ऑप्शन है, गुप्तचर एवं संधि विग्रह विभागों का प्रधान था कौन? वाक्यान्वीस। चलिए 55 की ओर बाद हम लोग आगे चलते हैं 56 नंबर की ओर। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, विनोद राय, याद रखिएगा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विनोद राय थे। चलिए आगे है 57 की ओर, IPL 2023 का फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था? इसका आंसर आपका ऑप्शन है डिवेन कॉनवे, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेले, उसे ही मैन ऑफ द मैच मिला था। और इस बार का IPL का ट्रॉफी भी चेन्नई सुपर किंग्स से ही जीता है, गुजरात टाइटंस को हरा के। खेल से भी रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इसको एक बार ध्यान में। कार्बन फुटप्रिंट संबंध शब्द का क्या अभिप्राय है? कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है 58 नंबर का, किसी व्यक्ति कंपनी द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन
का यही जो है इसका मतलब है कार्बन फुटप्रिंटिंग का। चलिए आगे है 59 नंबर, सेंट जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सेंट जोस किस देश की राजधानी है? तो 59 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, कोस्टारिका जो है, कोस्टारिका की राजधानी कौन है? सेंट जोस। चलिए आगे है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून अधिरोपित किया गया। बंधुआ मजदूरी कानून कब लाया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी 1976 ईस्वी में। चलिए 61 नंबर की ओर देखते हैं हम लोग। 61 नंबर है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु द्वीप है, याद रखिएगा ऑप्शन डी है, सर लग रहा है सी पे, होन्शु द्वीप। चलिए आगे है कि विश्व निवेश रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, अंकटाड के द्वारा, UNCTAD जो है, UNCTAD अंकटाड जो है उसी के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट हर बार जारी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, रोग के प्रेरक एजेंट का अध्ययन, रोग के प्रेरक एजेंट का अध्ययन है क्या कहलाता है? तो 63 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए, आर्टियोलॉजी कहलाता है। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोगों का गठन किया जा चुका है? तो परिसीमन आयोगों का गठन लगभग जो है अभी तक 4 बार हो चुकी है, इसलिए 64 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो? आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो उसे भी आके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आप अभी तक अगर अच्छा लग गया है, फिलहाल अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी चैनल को 1 के सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। चलिए 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेवानिवृत्त की आयु क्या है? 5 वर्ष या 7 वर्ष, 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उसके बाद उन लोगों का क्या हो जाएगा कि सेवा खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों के लिए ये स्पेशल प्रावधान है। बाकी जनरली तो 5 वर्ष या तो 70 वर्ष पे, 60 वर्ष पे जाता है। चलिए 66 की ओर, निम्नलिखित में से कौन से रामसर स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में कौन सा रामसर स्थल स्थित है? तो 65 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, कांजली आर्द्रभूमि जो है आपका रामसर स्थल पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा कि रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था? तो आपका ईरान में हुआ था। हर बार हम लोग जो है 2 फरवरी को रामसर स्थल दिवस यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं उसे, वेटलैंड डे। चलिए 67 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 67 है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जिसका सुमेलन सही नहीं है? गलत वाला सुमेलन का आपको बताना है। तो 67 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। 66 का हम लोग अभी डिस्कस किए कि नहीं, देखना होगा थोड़ा सा। 66 स्किप हो गया था। 66 का आंसर क्या बताया था अभी? 66 का आंसर आता है आपका ऑप्शन, दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा दिया है, कुछ कन्फ्यूजन हो गया। 66 नंबर का आंसर था आपका ऑप्शन ए, बताया था ना, कांजली आर्द्रभूमि। तो 7 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 67 नंबर का क्वेश्चन था आपका कि कौन सा सुमेलन सही नहीं है? दिया पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश सही है, नामेरी टाइगर रिजर्व असम ये भी सही है, पेंच आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा ये भी सही है, बोर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश यही आपका क्या है? गलत है। तो हम लोग को गलते वाला का चुनना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 67 के बाद 68 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन का लॉन्च किया है? यानी बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए जूस मिशन कौन लॉन्च किया है? तो 68 का आंसर आपका ऑप्शन सी, ESA यूरोप, यानी कि यूरोपीय जो है, यूरोप का जो है अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, वही ने लॉन्च किया। आगे है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब बोनी गैब्रियल, याद रखिएगा इन्होंने ही जीता है 2022 का मिस यूनिवर्स। चलिए आगे है कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? 15वां वाला हो रहा है, और कौन कर रहा है? याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस बार जो शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में, तो कौन सा नंबर का हो रहा है? तो 15वां हो रहा है, जिसका अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका खुद कर रहा है। चलिए 71 की ओर बढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन उत्पादन किस देश में होता था जिसका नाम मोरिनो वूल था? इस 71 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है, स्पेन में होता था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, इनमें से कृत्रिम रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो कृत्रिम रेशा आपका किससे प्राप्त किया जाता है? रेयॉन, लकड़ी, लुगदी, इन सभी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त के सही सभी से।
नायलॉन का निर्माण किससे किया जाता है? तो निर्माण नायलॉन का निर्माण कोयला, जल, वायु, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इन सभी चीज़ों से नायलॉन का निर्माण किससे किया था? इन सभी कोयला, जल, वायु तो के सभी हो जाएगा, इन सभी के मदद से नायलॉन का उत्पादन होता है। 73 के बाद 74 की ओर आते हैं। 74 का आंसर है आपका क्वेश्चन है कि ऐसी भौतिक क्या हो रहा है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा एवं परिणाम दोनों होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और एवं परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इंग्लिश में। और जिसमें दिशा रहित होता है यानी कि परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं और इंग्लिश में उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए आगे है, इनमें से किसको स्नेहक पदार्थ कहा जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे स्नेहक पदार्थ कहा जाता है? तेल, ग्रीस है आपका। आगे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तेल, ग्रीस, उसके बाद ग्रेफाइट और उपयुक्त के सभी तो 75 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। इन सभी को स्नेहक के रूप में हम लोग यूज करते हैं। पृथ्वी पर चलना किसके कारण संभव हो जाता है? पृथ्वी पर चलना घर्षण के कारण संभव होता है। अगर घर्षण खत्म तो गिरना तय। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु को होता है। दूध का दही में बदलता है कौन? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। चलिए आगे देखते हैं। 78 की ओर बढ़ते हैं। 78 है आपका, बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बैक्टीरिया का खोज आपका कौन वैज्ञानिक ने किया था? और रोंटेजन। याद रखिएगा, ये सब स्टैटिक्स क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा ऐसा रोग है जो कि विषाणु से नहीं होता? तो क्षय रोग जो आपका विषाणु से नहीं होता है, जिसे टीबी के रूप में हम लोग जानते हैं। टीबी रोग फेमस है, क्षय रोग। और आप लोग को बताना है कि टीबी उन्मूलन यानी कि भारत से टीबी हटाओ, यानी पूर्णतः टीबी मुक्त हो जाएगा। कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक का इसका लक्ष्य है। चलिए आगे से 79 तो हो गया। 79 के बाद 80 है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस से आपका लीवर खराब होता है, इसलिए 80 का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि द्रव तथा गैस के किस प्रकार पदार्थ हैं? द्रव और गैस जो है कैसा पदार्थ है? तरल, कठोर, मानक या नशीले पदार्थ? तो 81 का आंसर आपका ये सब तभी। तो द्रव और गैस दोनों क्या है? तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे है, ईंधन कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ईंधन कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो सोचने का बात है। ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त का सभी हो जाएगा। इसमें से कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा? सबसे शुद्धतम रूप कार्बनम आपका हीरा हो जाएगा, याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे कठोर अगर कोई चीज़ है, धातु है, कोई चीज़ है तो वो आपका क्या है? हीरा है। और शरीर का सबसे कठोर भाग आपका दांत का इनामेल है, उजला वाला भाग। चलिए 84 की ओर बढ़ते हैं। और ये सभी चीज़ जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए हम आपको बोल दी है, याद रखिएगा। विटामिन ए के स्रोत इनमें से कौन सा है? विटामिन ए गाजर, पालक, दूध, ये तो सभी से विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए उपयुक्त का सभी हो जाएगा। और विटामिन ए के कमी से ही रतौंधी नामक रोग होता है, जिसको रात में दिखाई नहीं पड़ता है। आगे विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? देखिए पूछ ही लिया, रतौंधी नाम। और विटामिन बी के कमी से क्या होता है? और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी के कमी से बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी के कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। और आयोडीन की कमी से घेगा नामक रोग होता है। चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्षुद्र ग्रह जिसे आज क्षुद्र ग्रह बेल्ट के सबसे बड़े सदस्य के रूप में जाना जाता है की खोज 1801 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा की गई थी, उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? देखिए पहला क्षुद्र ग्रह जिसको आज क्षुद्र ग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा सदस्य के रूप में जाना जाता है, उसका खोज जो है 1821 में हो गया था, जिसका खोज किया था ग्यूसेप पियाजी। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना आंसर छुपा हुआ है, याद रखिएगा। पियाजी द्वारा की गई थी। उस ग्रह का नाम क्या है? 86 नंबर का आंसर आपका सेरेस थोड़ी होगा, सेरेस होगा, सेरेस। उस उपग्रह का नाम क्या था? सेरेस, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चलिए इसको थोड़ा एक बार और देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्षुद्र ग्रह जो खोजा गया था उसका नाम क्या है? सेरेस। कब खोजा गया था? 1801 ईस्वी में। कौन खोजा था? ग्यूसेप पियाजी द्वारा खोजा गया था। ये सब देखिए एक ही क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बन गया। आगे है 87 नंबर, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। चलिए नहीं तो सभी लोग अभी हिमालय ही मारता पकड़ के। आगे है 88 का, कौन सा बैक्टीरिया कम तापमान पर जीवित रह सकता है? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जो कम तापमान पर भी जीवित रह सकता है? मोरक्सेला, एल्केलिजेंस, यीस्ट, ये सभी हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 89 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 89 नंबर का क्वेश्चन है,
पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत या वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा क्या है, जिसे हम लोग थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनो या मीसोस्फीयर कहते हैं। तो 89 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए एक्सोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो कि सबसे ऊपर यानी उसके बाद अंतरिक्ष, वो कौन आपका एक्सोस्फीयर से, याद रखिएगा। आगे है सेफिर सिम्पसन हेरिकेन विंड स्केल में हेरिकेन के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कम से कम की अधिकतम निरंतर हवाएं होनी चाहिए। देखिए हेरिकेन बनने के लिए ना, एक सीधा से जानिए, एक हेरिकेन बनने के लिए, हेरिकेन स्केल में आने के लिए उस चक्रवात में कम से कम कितना हवाएं जो लगातार रूप से चले, जिसको हेरिकेन का संज्ञा मिल जाएगा। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन 90 नंबर का ऑप्शन है 74 मील प्रति घंटा के रूप से अगर चल रहेगा हवा तो निरंतर चलना चाहिए। आगे है यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। देखिए यूएनईपी का मुख्यालय आपका नैरोबी में स्थित है, और आपका नैरोबी कहाँ है, यूएस में है क्या, यूएसए में है। चलिए आगे है 91 है ना, 90 के बाद 91 तो देख लिया, ऑप्शन डी था। 92 देखना है, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, यानी कि विश्व में कितना ऐसा क्षेत्रफल का भाग है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। तो 92 का आंसर आपका ऑप्शन है 6%। फिर से देख लीजिए, पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन विश्व में कितना फैलावा है, तो भी आंसर 6% नहीं मारना है। आगे है समशीतोष्ण वनों में निम्नलिखित में से किस पेड़ की प्रजाति होने की संभावना है। समशीतोष्ण वनों में निम्नलिखित में से किस पेड़ की प्रजाति होने की संभावना है। 93 का आंसर आपका ऑप्शन डी पायान, सिप्रस, रेडवुड, ये सभी प्रजातियां समशीतोष्ण वनों में पाई जा सकती है। आगे है पीवीसी प्लास्टिक, जो हम लोग जानते हैं एक बहुत ही विषैला रूप में है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही विषैला रूप है पीवीसी प्लास्टिक, और ये पीवीसी प्लास्टिक का फुल फॉर्म क्या है। तो 94 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, पी से पॉली, वी से विनाइल, सी से क्लोराइड। आगे है चलिए पारिस्थितिकी शब्द गढ़ा है, पारिस्थितिकी शब्द कौन गढ़ा, यानी पारिस्थितिकी शब्द कौन निकाला, जिसका आंसर आपका ऑप्शन है अर्नस्ट हैकेल। चलिए आगे दोस्तों, इथोलॉजिस्टिक कौन है, इथोलॉजिस्टिक कौन है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है उसे इथोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए 97 की ओर बढ़ते हैं कि क्या आप उत्तर पूर्व भारत में स्थित दुनिया के एकमात्र तैरते पार्क के बारे में जानते हैं, जो कि उत्तर भारत में पाया जाता है, जो तैरता हुआ पार्क है। तो 97 नंबर का आंसर है आपके किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो है ये उत्तर भारत का तैरता हुआ, उत्तर पूर्व भारत इधर जो है तैरता हुआ भाग है, पार्क है, उसका नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं 97 के बाद 98 कि यह द्वीप अपनी विशाल संख्या में स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, और क्या है बीगल की यात्रा के दौरान चार्ल्स डार्विन द्वारा अध्ययन किया गया था। तो 98 का आंसर आपका ऑप्शन डी गोलापागोस द्वीप समूह जो है ये जो है उसी के लिए फेमस है, और इसमें चार्ल्स डार्विन जो है इसका क्या किया था, अध्ययन किया था। चलिए 99 नंबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। 99 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को पवन चक्कियों का भूमि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पवन चक्कियों का भूमि आपको नीदरलैंड को कहा जाता है। और दोस्तों हम लोग जो है इसमें टोटल 99 नंबर जीके जीएस से रिलेटेड था। उसके बाद सभी क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड आता है। तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आप घर में खुद बनाएं अपने से और देखें, और इसका सॉल्यूशन यानी कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम के चैनल को अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसको एक बार आप जरूर जुड़ लें। इन सभी क्वेश्चनों का जो है आपका पीडीएफ वहाँ मिलता है, और वहाँ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा मेहनत, आप कमेंट सेक्शन में आकर आप एक बार ज़रूर बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से करें। आई होप कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करेंगे।